जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 25 फरवरी शुक्रवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को 3 महीने और 10 दिन बाकी हैं, या दूसरे शब्दों में कहे कि सिर्फ 100 दिन बाकी है। 100 डेज आर लेफ्ट। तो कुछ लोगों की फरमाइश होगी कि अभी 100 डेज में क्या करना है, उसकी सुपर डुपर स्ट्रैटेजी दे दो। जब 6 महीने बाकी थे तब भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी। जब 4 महीने बाकी थे और यूपीएससी नोटिफिकेशन आया था तब भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी। तो अभी और क्या ही नया बोल सकते थे जो पहले मैंने नहीं बता दिया। तो उसका मैं वीडियो लिंक इधर डाल दूंगा, देखना है तो आप देख सकते हैं। वो ऐसी बात है, जो 6 महीने नहीं पढ़ा तो अभी 100 दिन में क्या पढ़ लेगा। वो यूक्रेन रशिया के सामने जीत जाए, ऐसी चीज़ें। मुद्दा ये, करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। 24 थर्सडे और 25 फ्राइडे, 2 दिन में क्या हुआ। एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी के कुछ समाचार थे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से कैमरा से जिन लोगों के ये फोटोग्राफ सीसीटीवी में आए ट्रेन स्टेशन पे, तो वो आधार कार्ड या ऐसा कोई नंबर के साथ वो सब चीज़ों को लिंक करे और पकड़ ले कौन आतंकवादी है, कौन क्रिमिनल है वगैरह। वैसे ये जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसको नेगेटिवली देखा जाता है, इसका दुरुपयोग होता है। जैसे चीन में जिनजियांग प्रांत में मुस्लिमों को पकड़ने के लिए इसे मिसयूज़ किया जाता है। और फेसबुक में भी एक ज़माने में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से वो वो दिखाते रहता था, आपका कहीं भी फोटो आए तो कहीं ना कहीं दिखता रहे। तो इसके चलते स्टॉकर्स, मतलब जो लड़कियों को छेड़ने के लिए पीछे आपराधिक मानसिकता से वो डर फिल्म के शाहरुख खान की तरह घूमते हो, उनको मज़ा आता था। इसलिए फिर सरकार ने कुछ नियम अमेरिका में बनाए कि सारा फेशियल रिकॉग्निशन डेटा डिलीट करना है वगैरह। सो ओवरऑल वी फाइंड दैट फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी तो नेगेटिव चीज़ है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये पॉजिटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है। हैदराबाद की एक स्टार्टअप कंपनी ने सिम्बा सॉफ्टवेयर बनाया है। इसका काम है एशियाटिक लायंस, ये गुजरात और गिर में जो शेर पाए जाते हैं, उसका फेशियल रिकॉग्निशन। अब प्रश्न, उसका क्या फेशियल रिकॉग्निशन करना है। समझिए, जैसे इंसानों की गिनती होती है सेंसस में, जनगणना, उसी तरह जानवरों की भी सेंसस सर्वे किया जाता है। कैसे कर सकते हैं, रोज़ तो उसके पीछे आप घूम नहीं सकते। आप ये करेंगे कि वो तालाब में पानी पीने आता है तो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, ड्रोन से सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन हमेशा डेंजर ये रहता है कि सपोज सुबह ये वाला लायन पानी पी के गया, सीसीटीवी ने फोटो लिया, शाम को ये वाला लायन पानी पी के गया, सीसीटीवी ने फिर फोटो लिया। तो यह क्या दो अलग अलग हैं या सेम है। वेन यू वॉन्ट टू काउंट द नंबर ऑफ लायंस और एनी एनिमल, हाउ विल यू डू दैट। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जिसका नाम है ये सिम्बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो फोटो आइडेंटिफिकेशन करता है। इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लायंस, चेहरा देख के वो बता दे, और उसके शरीर का जो आकार है और शरीर पर जो पैटर्न है। तो ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका यूज़ किया जाएगा फॉर काउंटिंग द लायंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, एक और नया मुद्दा जुड़ जाता है। और दूसरा, मेंस पेपर 3 में एक मुद्दा है, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी। तो ये हैदराबाद की कंपनी ने ऐसी नई चीज़ वो ढूंढ के लाए। दूसरा, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी में मुद्दा चल रहा है। स्पाइडर की नई प्रजाति जो गुजरात गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जूनागढ़ में है वहाँ पाई गई। ये जो प्रजाति है उसका नाम रखा गया है आल्पीमानुस नरसी मेहताई। अब ये नरसी मेहताई ऐसा क्यों, क्योंकि एक जो वो संत थे नरसी मेहता, जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए बहुत सारे भजन लिखे थे, और उनका एक वो वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, वैसा जो भजन था वो गांधी जी को बहुत पसंद था। तो क्योंकि वो जूनागढ़ से बिलोंग करते थे, तो इसलिए ये 15वीं सेंचुरी के पोएट एंड सेंट नरसी मेहता के नाम पर इस स्पाइडर, स्पाइडर यानी मकड़े, ये स्पाइडर जो नया पाया गया उसका नाम रखा गया, उसकी स्पीसीज़ का, पाल्पी मानुस नरसी मेहताई। तो वहाँ का लोकल जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो नाराज़ हैं कि ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर अभी वो रिसर्चर है, उसने बोला कि ये स्पाइडर की स्पीसीज़ का नाम बदल के कुछ और कर देंगे हम लोग। फिर बात करते हैं पॉलिटी, उसमें इलेक्शन, और उसमें मुद्दा डिफेक्शन, मतलब पक्षांतर करना, दल बदल करना। उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप जानते हैं 10th शेड्यूल में सब प्रावधान है कि ऐसे एमपी एमएलओ को बर्खास्त किया जाए वगैरह। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आई, गोवा विधानसभा में मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के 15 एमएलए हों, अब उसमें से एक दो छोड़ के अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो हम क्या कहेंगे, डिफेक्शन हो गया, पक्षांतर या दल बदलू है, तो उसका तो सीट कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन नियम ऐसा भी कहते हैं कि अगर
2/3 MLA या 2/3 MP ऑफ अ पार्टी दे मूव टू द नेक्स्ट पार्टी, मतलब 2/3 सांसद या विधायक इस वाले पार्टी में से दूसरी पार्टी में चले जाएं और कहे कि हम मर्जर कर रहे हैं, विलीन कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो फिर उसको डिफेक्शन यानी दल बदलू नहीं माना जाएगा, वो सब लेजिट माना जाएगा, उसकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी, वो अपनी पद पे बरकरार रहे, उसको मिनिस्टर बनाए बन सके, वो सब हो पाए। तो गोवा में कुछ ऐसा मामला हुआ था कि मान लीजिए 15 MLA थे, उसमें से 10 यानी 2/3 वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने डिफेक्शन की कंप्लेन की विधानसभा के स्पीकर से, लेकिन स्पीकर ने ये रूल को इम्प्लीमेंट करते हुए कि 2/3 के हिसाब से वो तो बराबर है, इसमें वो फिर आगे हाईकोर्ट में गए तो हाईकोर्ट ने कहा हाँ ये बराबर है। कांग्रेस पार्टी को नाराज़गी है क्योंकि उनका ये कहना है कि पूरे भारत का पूरा जो कांग्रेस पार्टी है वो तो विलीन नहीं हो गया, वो तो मर्ज नहीं हो गया, उसके 10 लोग छोड़ के चले जाएं तो वो तो खरीद बिक्री हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा दे के खरीदा गया है। तो मतलब ये स्पीकर ने जो डिसीजन लिया और हाईकोर्ट ने जो डिसीजन लिया उससे हमें ऐतराज़ है, और इससे तो रॉन्ग प्रिसीडेंस, गलत समाज में संदेश जाता है कि ऐसा छोटा छोटा करके मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम ऐसे छोटे राज्यों में तो समझिए 2, 5, 10 विधायक को इधर से उधर खरीद बेच लो तो पूरी सरकार गिर जाए या बच जाए। सो दिस इज़ नॉट हेल्पिंग और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वगैरह। हमने आगे भी ये डिफेक्शन लॉ में क्या खामियां हैं कुछ दिन पहले कॉलम में देखा था, आज हमारे पास कुछ और मुद्दे आ गए। फिर पॉलिटी में एक मुद्दा जुडिशरी और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब जनहित याचिका कुछ बेनिफिट से किया जाए तो बराबर है, लेकिन बात ऐसी हुई किसी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL की कि स्टैंडर्ड 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है ऑफलाइन उसको ना किया जाए क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर और ये वो उसकी कुछ बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया और काफ़ी फटकार लगाई। उसका कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसी ये एग्ज़ाम कैंसिल करो ऐसी जो PIL आती है उसके बाद 3-4 दिन तक न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे बस वही चलते रहता है। और आप ये सब वीडियो देखिए कितना सारा क्लिक बेटिंग हो रहा है, जिसके चलते जो बच्चे होते हैं उसमें भी खासकर बाबू सोना टाइप वो मौज में आ जाते हैं कि अपनी तो एग्जाम होने वाली नहीं है, अब तो कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि ये जो टाइटल बनाए जाते हैं यूट्यूब वीडियो के, आप जानते हैं वो कैसे लिखेंगे, क्या होगी कैंसिल या होगी क्या कैंसिल, राइट। तो जिसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं, उनको लगता है एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, और फिर असल में तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा करे नहीं, तो फिर भी उन्होंने जितने दिन पढ़ाई नहीं की उनका नुकसान है। सो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द PIL और साथ ही साथ वार्निंग भी दिया है कि फ्यूचर में ऐसी कोई नौटंकी टाइप PIL लेके आए तो बहुत मोटा फाइनेंशियल पेनल्टी लगाएंगे तुम पे, क्योंकि जो सरकार और जो एग्ज़ाम टेकिंग अथॉरिटीज़ हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन विवेक से तय करे कि परीक्षा कैसे लेनी है, ऐसी हर बार नौटंकी PIL की मत करे। सो दैट इज़ डन। यानी PIL कुछ बार कैसे मिसयूज़ होती है या उसके क्या समाज में खराब असर होती है ये आज हमने देखा। और मेंस पेपर 2 और उसमें ये सब जुडिशल एक्टिविज़म और PIL के मुद्दे। CAPF के डिप्लॉयमेंट क्या वेस्ट बंगाल के पंचायत चुनाव में हो सकता है, नहीं, वो जजमेंट आने दो फिर देखेंगे। महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक कुछ मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाऊद की बहन के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग थी, बॉल बाय बॉल कॉमेडी नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ बड़ा जजमेंट आए तो देखेंगे। फिर इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब RBI जो करेंसी नोट छापता है वो पेपर में न छापते हुए कंप्यूटर से कमांड दे दे और डिजिटल रूप में उसको जारी कर दे और फिर पूरी सिस्टम में वो घूमे, ऐसा लेटेस्ट बजट 2022 में बोला था। अभी बाकी सब देशों में ये जो चल रहा है उसमें अर्ली हिकअप, मतलब टेक्निकल क्या चैलेंजेस आती हैं उसकी लंबी चौड़ी कॉलम लिखी है, एक्सप्लेन सीरीज बनाई है, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। बेसिक MCQ के लिए जितना तैयार करना था वो कर लिया है हमने। 250 वर्ड्स में मेंस में पूछे तो भी कर लिया, क्या फ़ायदे नुकसान और क्या उसके अंदर चल रहा है। वो Win22 सीरीज़ में वो 2 मंगलवार पहले हमने पढ़ लिया था। तो अभी जितना और PhD है उस कोई काम का नहीं जब तक RBI नोटिफाई नहीं करे। आपको लगे मैं और 10 मुद्दे जान के और बुद्धिशाली हो जाऊंगा, कैन यू फिट दैट इन 250 वर्ड्स? इफ नॉट देन व्हाट इज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में T+1 सेटलमेंट का नियम आने वाला है, ये क्या? मान लीजिए राहुल गांधी ने रिलायंस कंपनी के शेयर नरेंद्र मोदी से खरीदे। प्रश्न, वो मुकेश अंबानी से क्यों नहीं खरीदे, इससे क्यों खरीदे? भाई IPO में आएगा तब मुकेश अंबानी उसको इश्यू करेंगे, बाद में तो जिसने इन्वेस्टर ने खरीदा है सेकेंडरी मार्केट में एक दूसरे को बेचते रहेंगे। ये ऐसी बात है कि पहली बार आप मारुति कार खरीदे तो मारुति शोरूम से, फिर अगर मेरे पास है और मैं किसी और को बेच रहा हूँ तो वो सब सेकेंडरी मार्केट हो गया जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं।
तब नियम T+1 सेटलमेंट क्या कहता है? मान लीजिए आज राहुल बाबा ने 2000 रुपये देकर ये रिलायंस का शेयर खरीदा, तो फिर नरेंद्र मोदी ने विद इन 1 वर्किंग डे, एक वर्किंग डे के भीतर ही शेयर्स की डिलीवरी देनी होगी किसको? बायर को। ये हुआ T+1 सेटलमेंट। पहले T+2 सेटलमेंट थे, मतलब आपने मुझे पैसा दिया तो 2 वर्किंग डे के भीतर मैंने आपको शेयर्स ट्रांसफर करने थे, तो T+2 था, उसकी जगह T+1 हो गया। ये होने वाला है। अब इसमें फॉरेन इन्वेस्टर को थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि आप जानते हैं टाइम जोन डिफरेंस के चलते इधर सुबह हो वहां पर रात हो, तो उनको कुछ दिक्कत आएगी, लेकिन वो धीरे धीरे फेज वाइज तरीके से सेबी उसको लागू करने वाला है। तो ये हमने देखा। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसमें यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का क्या नंबर था, वही हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। ये कोई इतनी फेमस संस्था नहीं जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुछ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स हो, तो बराबर है। हर एक का पढ़ने बैठो फायदा नहीं। हो सकता है रैंडम डिफिकल्ट में वो पूछ भी ले, लेकिन ये करने बैठे तो अपना बाकी सब चीज़ें रह जाएंगी। सो वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। आगे मुद्दा है, कुछ कॉलम था हायर एजुकेशन के बारे में। हर साल इंडिया के विद्यार्थी फॉरेन यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने के लिए जो बाहर चले जाते हैं, ट्रैवलिंग अब्रॉड, उसके चलते भारत से करीब $28 बिलियन या जीडीपी का करीब 1% इतनी सारी रकम उनके पेरेंट्स बाहर भेज देते हैं। क्योंकि वो जो बच्चा गया तो उसकी कॉलेज की फ़ीस, उसका रहने का खर्चा, खाने के, ट्रैवलिंग के कॉस्ट, ये सब गिनो $28 बिलियन भारत के बाहर चले जाते हैं। क्योंकि हम वहाँ से हायर एजुकेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं, उच्च शिक्षा को हम आयात कर रहे हैं, तो हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो अपने पैसा का ये बाहर जा रहा है। और ऐसे करीब 8 लाख विद्यार्थी चले जाते हैं वगैरह। फिर उसकी सब चिंता जताई गई। अब इसमें जो पूरी लंबी चौड़ी बात है वो उसमें समझना क्या है। भारत में जितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं करीब 3 करोड़ लोग, और उसमें हर साल नए नए लोग रजिस्टर होंगे जिनको कुछ जॉब मिली है और वो इतनी अच्छी सैलरी है कि उसको इनकम टैक्स भरना पड़े। तो पता चले कि ये इनकम टैक्स के नए नए रजिस्ट्रेशन, उसमें टैक्स भरने वाले लोगों का सब हम डेटा एनालिसिस करें। हर साल भारत में मुश्किल से 10 लाख ऐसी नौकरियां खड़ी हो रही हैं कि जो इनकम टैक्स भरने जितनी उसकी अच्छी अच्छी सैलरी हो। छोटी मोटी भी काम कर सकता है, लेकिन इनकम टैक्स लैब में आए उतनी तो 10 लाख नौकरियां ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हर साल क्रिएट हो रही हैं, जबकि उसके मुकाबले भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। So this is a mismatch between supply of labor versus demand for high paying, the availability of high paying jobs. इसलिए आप पाएंगे कि हमेशा ये IIT IIM IS की नौकरी के लिए चूहों की अंधी दौड़, ब्लाइंड रेट रेस इज गोइंग ऑन। वाई? क्योंकि ऐसी अच्छी नौकरी तो वहाँ से मिलने के चांस बढ़ते हैं, या फिर कि लोग विदेशों में चले जाते हैं। एवरी ईयर सम 8 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग आउटसाइड। तो ये सब अपने लिए मतलब चिंता का विषय है। अब ये जो कॉलम है उसमें आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि जो भी रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है उसमें फोकस किया जाए कि कैसे जॉब्स क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, हर साल वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से लाखों लोग, ये अस्थमा, दमे की बीमारी और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम से लोग मर जाते हैं। तो एयर पोल्यूशन से लड़ना है, वो एक रिसर्च प्रॉब्लम हुआ। लेकिन उसमें हमने सिर्फ पर्यावरण की पीपूड़ी बजाने की जगह ये देखना चाहिए कि अच्छा एयर पोल्यूशन से लड़ना है तो उस हिसाब से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में नए लोगों को, ऑफिसर्स को रिक्रूट करना होगा। हॉस्पिटल में और ज़्यादा डॉक्टर चाहिए होंगे जिसको ये रेस्पिरेटरी डिजीज़, श्वसन तंत्र की बीमारियों का जानकारी हो। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में और नए नए एजेंट्स को रिक्रूट किया जाए जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को और बेच सके। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नए नए जॉब्स क्रिएट किए जाएँ, ऐसे रिसर्चर और मैकेनिक और सब लोग की जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में काम कर सके। तो अगर ये सब करेंगे, एयर पॉल्यूशन भी कम होगा और लोगों की बीमारी और मृत्यु भी कम होगी। तो यानी एयर पॉल्यूशन को सिर्फ एनवायरनमेंट न देखते हुए हाउ इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, ऐसा हमको रिसर्च करना चाहिए। लेकिन आप पाएँ आजकल ये सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिसर्च PhD के नाम पर वही सब घिसा पीटा हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद और हड़प्पा संस्कृति में वो कौन से जानवर का मांस खाते थे कि नहीं खाते थे, उस हिसाब से अभी अपने धर्म में क्या है, वही सब बातें, और उसी को पूरा दिन हाईलाइट किया जाता है। कोई दूसरी अच्छी रिसर्च भी कर रहा होगा लेकिन उसको उतनी फुटेज न्यूज़पेपर कॉलम में मिलेगी नहीं, या उसकी मदद से उसको जितना फंडिंग, रिसर्च ग्रांट या अवार्ड, पद्मश्री मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं। तो वो सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर बजट, टैक्सेशन और हाँ, तो बजट में राजस्थान सरकार का बजट आया।
मेन यूपीएससी एग्जाम के लिए इतना काम का नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हम जान सकते हैं। आप जानते हैं एक मनरेगा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसमें क्या, गांव में सब लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी होती है। उसी तर्ज पे शहरों में भी, अर्बन एरिया में भी लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो, ऐसी स्कीम लेके वो आ रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार ग्रामीण योजना। हाँ, तो अच्छी बात है, ऐसा सब पूरे भारत में होना चाहिए, क्योंकि अर्बन एरिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वगैरह। दूसरी बात चल रही है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस था, उसमें अब हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ पैसा कट जाता है, शेयर बाजार बॉन्ड बाजार में इन्वेस्ट होता है, फिर रिटायरमेंट होने पर वो वाले पैसे से जितना प्रॉफिट हुआ है उससे उसका पेंशन चलता रहे। लेकिन इसमें लोगों की नाराज़गी है कि शेयर मार्केट गिर रहा है और हमें अच्छा पेंशन मिलेगा नहीं। कुछ बार ये होता है, आप 20 साल सरकारी नौकरी ना कर पाए, 2 साल ही सरकारी नौकरी की और आप मर गए, तो आपने तो जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया था वो वॉल्यूम इतना होगा ही नहीं कि एनपीएस में आपको ढेर सारा प्रॉफिट हुआ हो। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसा कहता है कि रिटायर होने से पहले आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो उसका 50% यानी 50,000 रुपये आपको हर महीने पेंशन मिले। आप मर जाए तो आपकी पति या पत्नी को भी उतना मिलता रहे और फिर वो स्कीम बंद हो जाए, ऐसी वो चीज़ थी। तो अभी तो वो है नहीं, लेकिन राजस्थान सरकार ने कहा कि हम उसको वापस लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी ये इलेक्शन का मुद्दा है कि वहाँ एसपी पार्टी ऑफर करे कि हमारी सरकार बनी तो हम ऐसा करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा करेंगे कि एनपीएस की जगह ओपीएस लाएंगे, तो ऑलरेडी जो पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट हो चुका है उसका क्या यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, वो सब फेडरलिज्म में नई नई चुनौतियां हो सकती। ईपीएफओ के वर्कर्स को जो पेंशन मिलता है उसमें कुछ सुधार होंगे कि नहीं, तो वो तो मार्च महीने में मीटिंग होने वाली है, तो उस मीटिंग को होने दो। अभी से अपने को क्या पंचायत है कि उसमें क्या प्रपोजल आने वाले। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। इंडियन एक्सप्रेस वाले ने लिखा है, लेकिन मुझे यकीन है द हिंदू वाला इससे 10 गुना ज़्यादा इसको बार बार लिखते रहेगा आज से लेके मार्च 11 तक, क्योंकि वो जो उसकी रीडरशिप है उसमें ये वर्कर्स और यूनियन और ट्रेड यूनियन टाइप की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो अपने लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बनता नहीं। फाइनल जजमेंट आने दो, मतलब उसका डिसीजन आने दो ईपीएफओ में क्या नया पेंशन स्कीम है, तब उसको देखेंगे। फिर उसी तरह ये आईटी रूल्स और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया कंपनी, वो सब वही चलते रहता है, कुछ खास नया नहीं। मित्रों, ये हर रविवार अन अकेडमी की कॉम्बैट सीरीज़, वो कुछ 56 क्वेश्चन होते हैं, सुबह 11 बजे आप उसे दो तो इनाम मिलता है सब। हाँ, तो उसमें 27 फरवरी सुबह 11 बजे अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाली है। अल्ट्रा मतलब कि उसमें ढेर सारे इनाम, ये मैकबुक, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, डेल के लैपटॉप वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। और बाकी जो रैंकिंग के हिसाब से और 1,000 लोग आए उसको ये सब कुछ गिफ्ट वाउचर और बड़े बड़े डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन में वो सब मिले। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव दैट। इस बार उन्होंने मुझे कहा था कुछ क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो मैंने करीब 8 प्रश्न बना के दिए हैं, जो हमने बजट में पढ़ा था कुछ दिन पहले 2 फरवरी को। हाँ, तो वो सब टेस्ट देनी हो तो ये monal.org कोड है, फ्री अनलॉक कोड, एंड यू कैन गिव इट। आगे बात करते हैं एथिक्स और करप्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, लोगों का भविष्य बर्बाद होता है, तो उससे लड़ने के लिए राजस्थान सरकार एक नया कानून लेके आ रही है कि जहाँ पर ये जो सरकारी नौकरियों की भर्ती में घोटाले करेंगे 10 साल तक की सज़ा और 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। स्पोर्ट्स एथिक्स, ये जो खेलकूद में जीतने के बाद ये मतलब मैच शुरू होने से पहले और बाद में ये जो अलग अलग चीज़ें की जाती हैं, ये मतलब घुटनों पे बैठा जाए, ब्लैक लाइव्स मैटर, व वंशीय हिंसा के खिलाफ, ऐसा एलजीबीटी समुदाय का वो रेनबो कलर का फ्लैग शरीर पे लपेटा जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो कई कई टूर्नामेंट में इसकी मनाही होती है कि ऐसा आप सब डिस्प्ले ना करें। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले हैं, वहाँ पर परमिशन दिया है कि अच्छा आप ऐसा सब रेशियल, जेंडर, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस के कुछ ये सब डिस्प्ले करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हालांकि कोई इंडिविजुअल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री के खिलाफ आप ऐसा सब नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसा टी शर्ट पहन के आए कि शेम ऑन रशिया फॉर यूक्रेन वॉर या शेम ऑन शी जिनपिंग फॉर XYZ, तो ऐसा अलाउ नहीं करेंगे। फिर एथिक्स और उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो कंपनियों में धांधली होती है। ये कुछ एक भारत पे कंपनी थी और उसका एक फाउंडर था अशनीर ग्रोवर और उसकी वाइफ थी, और वो कुछ पैसों की धांधली की उन्होंने, कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट में जो पैसे आए उससे वो ब्यूटी पार्लर और फॉरेन ट्रिप के खर्चे निकालें। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे,
उसका कारण ये है, समझिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये चिंता का विषय, वो चिंता का विषय कुछ लिखना हो मेंस पेपर 4 में, तो अपने पास ऑलरेडी बड़े बड़े केस स्टडीज़ हैं। यस बैंक में क्या हुआ, राणा कपूर ने, आईएलएफएस का स्कैम क्या था, सत्यम कंप्यूटर घोटाला, आईसीआईसीआई में उसकी जो बॉस थी चंदा कोचर, उसने वीडियोकॉन कंपनी का लोन पास किया जबकि उसको पता था वो सब बैड लोन हो जाएगा, 3,000 करोड़ का चूना लगेगा। फेसबुक जो लोगों का डेटा प्राइवेट कंपनियों को बेच देता है, इलेक्शन को मैनिपुलेट करता है, वगैरह वगैरह। तो वो सब इतने मशहूर केस हैं कि देयर इज़ अ मोर लाइकलीहुड कि जो कॉलेज प्रोफेसर आपका पेपर चेक कर रहा है तो उसको ये सब नाम तो उसने सुने होंगे, तो आप कुछ लिखे तो वो कनेक्ट कर पाए, या आप इंटरव्यू में कुछ बोले वो कनेक्ट कर पाए, आप क्या बात करें। ये भारत पे में अश्नीर, और वो अब ये हो सकता है यंगर जनरेशन को ये बहुत बड़ा कोई आदमी लगता हो क्योंकि वो शार्क टैंक और ऐसे सब रियलिटी शो में आता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो ओल्डर जनरेशन के प्रोफेसर हैं वो सब इतना देख के आते हैं। सो यू व्हेन यू आर गिविंग एग्जांपल्स वो ऐसे होने चाहिए कि वो प्रोफेसर या जो भी बैठा है पैनल में वो उसको कनेक्ट कर सके, तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। वरना वो वही सब आमिर खान का 3 इडियट्स में जो थे प्रोफेसर की, भाई तुम कहना क्या चाहते हो, ऐसी बात होती। पेज कॉलम में कुछ खास मज़े नहीं थे, यूक्रेन के ढेर सारे कॉलम, अपनी एग्जाम कल सुबह हो है नहीं, फाइनल उसमें कुछ निकलने दो। फिर ये भारत के साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड में महिला साइंटिस्ट की कमी है, ये मुद्दा पिछले साल भी हम वो कॉलम और उसके 5-6 अच्छे मुद्दे देख लिए थे, वापस रिपीट ही हो रहा है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, वो भी हम पहले देख चुके, नया कुछ जाने लायक नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ऐसा जहाज जिसके ऊपर से एरोप्लेन फाइटर प्लेन उड़ा सके। अपने पास था आईएनएस विक्रांत, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया, वो बहुत पुराना जर्जरित हो चुका था, इट वॉज डीकमीशन्ड। उसके बाद 1987 में आईएनएस विराट, तो वो भी अब उसे बंद कर दिया, डीकमीशन्ड। तो प्रेजेंटली अपने पास क्या है, सिर्फ एक आईएनएस विक्रमादित्य अभी काम कर रहा है, ये रशिया ने बनाकर शायद हमको दिया है लीज पे या ऐसा कुछ। और हम अपना खुद का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी स्वदेशी आत्मनिर्भर अपना विक्रांत बना रहे हैं, लेकिन वो बन के तैयार होगा हो सकता है 2 साल 3 साल। तो मुद्दा ये है कि मैक्सिमम अपने पास कितने होंगे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रमादित्य और विक्रांत। विक्रांत जो अभी तक बनना बाकी है वो बन के आएगा बाद में। तो चिंता का विषय क्या है, चिंता इसलिए है कि चाइना के पास ये बहुत सारे नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स वो बना रहा है, उसके पास 3 4 5 हो जाएंगे, तो इंडियन ओशन में वो अपनी दाग जमा रहा है। हमने क्या करना चाहिए, क्या हमने एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, मुश्किल है, उसके लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगे जो अपने पास है नहीं। दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट्स, वो ऐसा कि तमिलनाडु से या केरला से ही फाइटर प्लेन उड़ाया जाए और वो जाके चाइनीज़ शिप पर डिस्ट्रॉय कर दे उसे। हो सकता है बीच में उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसके लिए हवाई जहाज़ दूसरे बड़े बड़े हों जो उसका इन फ्लाइट रीफ्यूलिंग कर सके, ऐसा एक काम हो सकता है। या दूसरा, ये जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड में हमने नेवल बेसिस बनाए हैं उसको और डेवलप और स्ट्रेंथन किया जाए और उसमें 25 फाइटर प्लेन लगाए जाएँ और रिफ्यूलिंग कैपेसिटी हो, वगैरह हो सकता है। So like that we can address it without spending 23,000 crores for the next third aircraft carrier. वैसे डायरेक्टली यूपीएससी में तो काम का कम है, लेकिन यहाँ पर आप वो लॉजिकल रीजनिंग डेवलप कर सकते हैं एथिक्स के स्टडी के लिए कि अच्छा ये भी एक विकल्प हो सकता है कि इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग किया जाए या अंडमान निकोबार में और हम डेवलपमेंट करें। इसके अलावा सीडीएस एग्जाम और फिर उसमें वो एसएसबी ग्रुप डिस्कशन होते हैं, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, तो नाउ यू हैव सम आर्ग्यूमेंट्स रेडी। इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस में पाकिस्तान पीएम रशिया मिलने गए। अब लंबी चौड़ी बात है, उसमें बात क्या हुआ कि एक ज़माने में दोनों की अच्छी दोस्ती नहीं थी क्योंकि रशिया ने अफगानिस्तान ऑक्यूपाई किया था और सामने अमेरिका और पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी रशिया को इच्छा है पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते करने की, 2 कारण से। एक तो उसको हथियार बेचने हैं इसलिए सेलिंग वेपन, और दूसरा रशिया को ये तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बिछानी है। अब प्रश्न, वो तुर्कमेनिस्तान तो अलग देश है तो इसमें रशिया को क्या, हो सकता है शायद वो पाइपलाइन डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेना हो उनकी सरकारी कंपनी को, या फिर कि पुतिन का प्लान हो कि जैसे ये क्रीमिया कब्जे में किया तुर्कमेनिस्तान भी ले लेंगे, फिर उधर से जो गैस आएगा वो तो अपना है तो हम पैसा कमाएंगे, इसलिए उनको दिलचस्पी है। इसके अलावा ज्योग्राफी में कार की वो क्या है, वो भी यूक्रेन का एक शहर है चर्चा में। फिर कुछ डेथ और पर्सन इन न्यूज़ थे, देख लेना नॉन आईएएस एग्जाम के लिए। तो ये हुआ। तो करंट अफेयर्स के मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ अब मैं क्या कर 2-2 3-3 दिन के गैप पे,
तो आज शुक्रवार तो हमने बना दिया, अब क्या होगा सैटरडे, उसके बाद संडे। संडे को कुछ खास करंट अफेयर्स होते नहीं, तो हम लोग सीधा अब करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मंडे, मतलब 28 फरवरी को, 28 तारीख को, और फिर उस हिसाब से हम चलेंगे। और रविवार को ये कॉम्बैट टेस्ट सीरीज हो रही है विथ वेरियस अवार्ड्स एंड प्राइजेस। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org।